Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this brand new initiative called as the Static Revision series on the Civils Club. Right? So देखिए prelims के लिए around about I should say approximately 150 something days are remaining and I thought that this is the best time to start the static revision. And this is what is the objective of this particular series. Right? ये particular series will be targeting UPSC CSC 2024 का एग्ज़ाम एंड पूरा का पूरा यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट है वो हम डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे. छोटी छोटी टारगेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी सो दैट आप डायरेक्टली उन वीडियोस का यूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन को टू सॉल्व MCQs. प्लीज़ 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 ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दैट डू नॉट कम विथ सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो मार्केट में चल रहा है. राइट ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. राइट एटलीस्ट फॉर माई पर्सपेक्टिव ठीक है, मेरा मानना है हमेशा राइट कि हमेशा आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है. And this is what is the aim of this particular series, to increase your knowledge so that comfortably आप prelims को easily आप कह सकते हो सेल कर पाएँ. ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं. राइट वहाँ पे भी मैं बहुत सारी PDFs वगैरह शेयर करूँगा एंड कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल्सो आई एम रनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स की प्रॉपरली एक डे वाइज डे पे मेंटरशिप कर रहे हैं. राइट जहाँ पे हम लोग 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर विलिंग टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन लाइव विथ मी, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी ऑन civilsclub.in. ठीक है, civilsclub.in पे आप जाके एक दृश्यम नाम का कोर्स है वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिवली 1-on-1 वहाँ पे हम लोग गाइडेंस दे रहा हूँ मैं. ठीक है, और पूरे 5000 से ज़्यादा हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. चलिए, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द टुडेज डिस्कशन एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिटी से. राइट सो पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे पहले. ठीक है, डेली डेली वीडियोस आपको मिलेंगी, शाम का टाइम रखेंगे. ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग हम लोग जो पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे दैट इज DPSP. अब रिमेंबर देखिए DPSP को यहाँ पे समझिए दैट DPSP का जो कौन सा आर्टिकल आता है DPSP का. ठीक है, तो DPSP का यहाँ पे आर्टिकल आता है आर्टिकल 36 से 51. ठीक है, एंड दिस इज इन द पार्ट 4. ठीक है, तो पार्ट 4 में DPSP आता है. पूछ सकता है कि कौन सा है आर्टिकल. ठीक है, इस तरीके से तो पार्ट 4 में आता है. ठीक है, देन उसके बाद क्या ये बोरोड कहाँ से किए हैं, तो वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम आयरलैंड एंड आयरलैंड हैज़ कॉपीड दिस फ्रॉम स्पेन. तो पहला तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. ठीक है, आयरलैंड से हमने लिया है. ठीक है, एंड हु themselves have borrowed it from Spain. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो पावर आई थी टू डिस्कस द बजट वो इस पर्टिकुलर एक्ट से आई थी. ठीक है, सो अगर ये कभी पूछ लिया जाए द फर्स्ट टाइम टू डिस्कस द बजट कौन से आई थी तो 1892 से आई थी, नॉट 61. ठीक है, ऑलराइट. फिर हम बात करते हैं देखिए प्रेरोगेटिव रिट्स जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं. सो वी हैव टेकन दैट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन को हैं एंड नॉट टू द फॉरेनर्स. तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30. फिर से बोलो 15, 16, 19, 29, 30. 15, 16, 19, 29, 30. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है. सो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट. ठीक है, रेस. ठीक है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा. 29 क्या बोलता है, इट बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, 29 इज बेसिकली मैं ऐसे याद रखता हूँ कंजर्व योर कल्चर. ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, आप अपने जो कल्चर है वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. अच्छा याद रखिएगा 29 जो आर्टिकल है ना ये सबके पास है. So it's not only for the minorities. Everyone has the right to conserve their language, script, culture ये सब. ठीक है, क्योंकि पहले देखो संविधान में माइनॉरिटी था बट देन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, इट इज़ फॉर द मेजॉरिटी एज वेल. सो 29 आपका माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए भी है. बट 30 इज एक्सक्लूसिवली फॉर द माइनॉरिटी दैट दे हैव फुल राइट to you can say establish and administer their educational institution. 30 is for you can say only over here. ठीक है, minority. So please remember this. ठीक है, इससे पूछा जा सकता है तो 29 वर्सेस 30 ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, conserve your culture is 29. Everyone has the right to conserve the culture sir, but 30 is for the administrating the educational institutions and for that only minorities have the right. All right. नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 26. तो 26 इज फॉर द राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू बोथ. ठीक है, दोनों के पास है यहाँ पे. ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी सबके पास है. ठीक है,
27 याद रखिएगा, 27। अब देखो एन एन आता है, एन 27, और टैक्सेशन में भी एन आता है, एन, यानी एन एन मतलब नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि भैया देयर शुड बी नो टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, सो इट्स आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, बट अ फी कैन बी अप्लाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 352 के बारे में। ठीक है, सो आर्टिकल 352 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है। ठीक है, एंड देखो इसको यहाँ पे याद करने का देखो क्या तरीका है ना, पहले आप यहाँ पे समझो। यू नो दैट प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल देखो सबको पता होता है 356। अब मैं अगर इसमें -4 कर दूंगा तो 352 आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं इसमें +4 कर दूंगा तो 360 आ जाएगा। -4 इज नेशनल इमरजेंसी, +4 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी आर्टिकल नंबर 360 क्या है सर? आर्टिकल नंबर 360 है फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जबकि आर्टिकल नंबर 352 क्या है? दिस इज फॉर द नेशनल इमरजेंसी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट ऑल द इमरजेंसी इफ यू नो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, ऑलराइट। फिर ध्यान रखिएगा कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होता है वो 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस से अप्रूव हो जाना चाहिए, एंड हर 6 मंथ में कंटिन्यूस अप्रूवल भी चाहिए। एंड हाउ मच कैन इट लास्ट फॉर? इमरजेंसी कैन लास्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम बाय द पार्लियामेंट, बट शर्त है हर 6 महीने में क्या कर सकते हो? हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, हर 6 महीने में यहाँ पे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि भैया यहाँ पे ना जो प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, उसके जो प्रोक्लेमेशन है दैट वाज फॉर द 1 मंथ, बट उसको रिड्यूस करके, उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मंथ था, उसको रिड्यूस करके 1 मंथ किसने कर दिया? ये कर दिया आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है, इट रिड्यूस्ड द टाइम फॉर द अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम 2 to 1। ऑल्सो पहले ये ना पीरियोडिक जो अप्रूवल था ये नहीं था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भी लेके आया कि भैया पीरियोडिक अप्रूवल भी होगा अब इमरजेंसी का। तो ऐसा नहीं है एक बार लगा के बस निकल लिए तुम, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर 6 मंथ्स में आपका एक अप्रूवल चाहिए, बट दिस वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। ठीक है, रिड्यूस द टाइम फ्रॉम 2 to 1 मंथ्स। ऑल्सो पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ओनली एंड ओनली लोकसभा कैन रिवोक, दैट इज कैंसिल द इमरजेंसी। ठीक है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे लोकसभा की पावर ज़्यादा है, कहाँ की लोकसभा की पावर कम है। ठीक है, तो वाइल रिवोकेशन ऑफ द जो इमरजेंसी है, ठीक है, वो आपकी लोकसभा टेक्स एन एज ओवर द राज्यसभा। ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST। ये क्या है? दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और कौन सा वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, राइट। अब देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ कि गांधी जी वांटेड टू वर्क फॉर द, ठीक है, द वनरेबल सेक्शन, द डिप्रेस क्लासेस, तो बस SC/ST याद रखो। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है? आर्टिकल नंबर 46 है। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट बात करते हैं 368 के बारे में। अब 368 आर्टिकल इज फॉर द अमेंडमेंट। ठीक है, एंड ये जो अमेंडमेंट होता है ना, ठीक है, जो अमेंडमेंट होता है 368 के अंदर, वो 2 टाइप से हो सकता है। 1, या तो वो एक स्पेशल मेजॉरिटी से हो पार्लियामेंट की, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट अगर सिंपल मेजॉरिटी से कर ले। प्लीज़ नोट, बस यही 2 टाइप के अमेंडमेंट आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। अगर सिंपल मेजॉरिटी से संविधान अमेंड हो रहा है तो क्या वो 368 के अंदर आएगा? द आंसर इज नो सर। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, अच्छा सिंपल मेजॉरिटी से और कौन कौन से आप कह सकते हो संविधान के में चेंजेस कर सकते हैं? तो 5th शेड्यूल को अगर अमेंड करना है, 6th शेड्यूल को करना है, ठीक है, कन्फर्म मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब में क्या है? देयर इज नो, यू कैन से आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑल राइट, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या सर ये डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंदर आते हैं अंडर आर्टिकल 13? नो, प्लीज रिमेंबर, आज भी जो आर्टिकल अंडर 30 जो सॉरी आर्टिकल 13 है, उसके अंदर लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आते। सो दैट मीन्स क्या सर, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता? नहीं, इट कैन स्ट्राइक डाउन, ठीक है। सो दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, yet it can be challenged on the grounds that it is violating the basic structure, ठीक है, एंड इसीलिए हम उसे स्ट्राइक डाउन करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द 99th, ठीक है, एनजैक जो था, राइट, एनजैक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, उसको जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने हाईजैक कर लिया था, ठीक है, इट वॉज स्ट्रक डाउन। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसने क्या किया था, इट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एज वेल एज सेफ गार्ड द फॉरेस्ट। सो 48A जो लेके आया था वो 1976 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी 39A भी लेके आया था, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। अच्छा, तो कौन सा अमेंडमेंट था जो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज की बात करता है सर, ठीक है, यानी 38 आर्टिकल के बारे में? वो आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है, एंड दैट वाज इन 1978। ये पूछता है, एंड इसकी ट्रिक क्या है, मिनिमाइज द स्टेटस, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। तो 4 - 4 क्या होता है, 0, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और जबकि 42nd में क्या है, 4 - 2 = 2, तो मिनिमाइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मैं ध्यान रखता हूँ, कौन से ऐसे मिनिमाइज होता है, 44th से, याद रखना, ठीक है, 44th एंड 42 में फंसाएगा वो, ठीक है, जबकि फॉरेस्ट एंड फ्री लीगल एड किधर है, 42 में, ठीक है भाई। देखो ये रिवीजन सीरीज चल रही है, अब इतना अपन को भाई पता होना चाहिए 42 44 है, ठीक है, अगर आपने बेसिक भी नहीं पढ़ा तो फंस जाओगे आप, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट, दिस ब्रॉट इन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, 21A लाया था, तो ये पता होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा आर्टिकल है, 263, एंड हु इज द चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। क्या फाइनेंस कमीशन भी एक सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस, आर्टिकल नंबर 280, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इस तरीके से ना, इस बार भी ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था 23 में, ठीक है, इस तरीके से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी स्टैट्यूटरी है। नेक्स्ट, जोनल काउंसिल सर, क्या ये भी स्टैट्यूटरी है? नो, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनती है। अब आपको मुझे बताना है एक ऐसी जोनल काउंसिल है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट से नहीं बनती, और वो किस पर्टिकुलर एक्ट से बनती है, आपको वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि किसने लास्ट तक वीडियो देखी है और कौन कौन ये डेली सीरीज़ को फॉलो करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था क्या, कि भैया इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडियन फेडरेशन इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जी सी कोऑपरेटिव, ठीक है, और आईसीसी यानी आइवर जेनिंग ने बोला था सेंटर विथ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सीसी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाए हु सेड कि भैया, कभी कभी ना इस तरीके से पूछ लेते हैं, हु सेड दैट इंडियन, यू कैन से फेडरेशन इज अ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो आईसीसी, ठीक है, आइवर जेनिंग्स, ठीक है। एंड हु सेड दैट इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल, तो आंसर इज ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, ऐसी छोटे छोटे वीडियोस, ठीक है, डेली मिलेंगे आपको, ताकि आप यहाँ पे कर पाएँ। कल भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।